हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी के पेपर्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अच्छे से गए रहेंगे। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है कि यूपीएससी ने जो ये सवाल पूछे हैं वो कहां से आए, कैसे आए, एंड इसके अंदर यूपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए, हमें कितना अटेम्प्ट किया होना चाहिए कि हम सेफ में रहें। ये सब चीजें धीरे धीरे हम इस सेशन के अंदर जानेंगे। एंड यहाँ पर टुडे आई वांट टू टॉक टू यू दैट हिस्ट्री के संबंधित मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इतिहास के अंदर जनरली जब यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है सो 2 से 3 हजार पन्नों का कंटेंट जनरली होता है। बट मेरा हमेशा से यही मानना हुआ है कि वो 2000 पन्ने के कंटेंट को हम कैसे 400 पन्नों में लेके आए और 400 पन्नों में से मेजॉरिटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाएं। एंड साथियों, यूपीएससी प्रीलिम्स ने 2025 में 15 सवाल पूछे एंड आई कैन वेरी वेल एंड प्राउडली से दैट उनमें से नियर अबाउट 12 to 13 क्वेश्चंस जो मैं जनरली पढ़ाता हूं और जो मैंने टेलीग्राम के अंदर भी आपको मैंने मेरा कंटेंट दिया था उसके अंदर से यूपीएससी ने सवाल पूछे। सो 13 क्वेश्चंस फ्रॉम द 15, मतलब 26 मार्क जो है, जो कि पिछले साल के कट ऑफ का नियरली 30% मार्क्स होता है, वो हमारे कंटेंट से पूछे गए। सो एक जो ये एस्पेक्ट है उसके ऊपर मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा एंड यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे उसी के संबंधित मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला ये था कि यूपीएससी ने ये सवाल पूछा मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक के अंदर हम सब कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, फोक म्यूजिक पढ़ते हैं। बट उसके साथ साथ यूपीएससी ने इस बार एक स्टेप आगे लेके मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक जनरली कोई इतना पढ़ता नहीं है, बट यहां पर यूपीएससी ने मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक में पूछ लिया कि जो सबसे पहला गंधर्व महाविद्यालय है विच वॉज अ म्यूजिकल ट्रेनिंग स्कूल जो 1901 में पढ़ाया गया था, बनाया गया था बाय वी.डी. पालुस्कर, वो कहां पर बनाया गया है? तो यहीं पर मेरे सेशंस ऑनलाइन में मैंने यही चीज बताया था। देखिए, गंधर्व महाविद्यालय सीधा सीधा पूछा गया है एंड इसको कहां पर यूपीएससी ने ये एक प्लस पॉइंट दिया 1901 का। अगर यूपीएससी वो नहीं देता तो दो मेजर चीजें होती। इनिशियली इन्होंने लाहौर के अंदर बनाया था बट लेटर ऑन ही शिफ्टेड इट टू मुंबई। ठीक है, 1915 में उन्होंने मुंबई में शिफ्ट कर दिया। सो दिस वाज द आंसर, ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया। सो यूपीएससी ने पहले ही बता दिया था कि भाई हम पूछने वाले हैं इसके ऊपर, तो दिस इज व्हाट आई हैव कवर्ड इन माय क्लासेस। ठीक है, एंड वो सामने ही है आपके। दूसरा जो डेवलपमेंट है दैट इज गोइंग टू बी, ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल था एंड बहुत ज्यादा आसान भी सवाल था एंड इसका जो कंटेंट है मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था, दैट इज हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। उसके अंदर देखिए ये जो चीज है दैट इज इन्होंने पूछ लिया, ये महाजनपदा वाले टाइम पीरियड के बारे में इन्होंने पूछा है कि भाई महाजनपदा के टाइम पीरियड पे हमें पता है कि 16 महाजनपदा थे और मैंने हमेशा से आपको मैप के बारे में बताया। सो यूपीएससी ने इसे कहां से पूछा है? एनसीईआरटी के चीज से पूछा है। एनसीईआरटी के मैपिंग से यूपीएससी ने यहां पर सवाल पूछा है कि अस्माक, कंबोज, अवंती और कोसला ये कौन से नदियों के ऊपर थे। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैपिंग वाला एस्पेक्ट है ना एनसीईआरटी का, यहां पर ये मैंने टेलीग्राम के अंदर भी पोस्ट किया था, ये एनसीईआरटी का मैप है। अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी किया होता तो यू वुड हैव क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या बोला कि जो कंबोज है, ठीक है, कंबोज के लिए इन्होंने क्या बोला? कंबोज के लिए इन्होंने बोला कि देयर इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ जो कंबोज है वो विपास नदी के अंदर है, अस्माक गोदावरी पे है, अवंती महानदी पे है और कोसला वो सरयू पे है। तो जब ये सवाल ये दे रहे हैं तो यहां पर कंबोज कहां पर है? कंबोज इट इज इन द पाकिस्तान एरिया, अफगानिस्तान वाले एरिया में। और इन्होंने विपास बोला, विपास मतलब ये संस्कृत नेम है ऑफ द बियास रिवर। ठीक है, तो बियास कहां पर है? वो सतलज का है ना ट्रिब्यूटरी, तो वो यहां पर है। तो कंबोज कितना है? सो सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इन्होंने दूसरा क्या बोला? अस्माक। अस्माक जो है यहां पर आपको सीधा सीधा कंटेंट मिल जाएगा। जो अस्माक नदी, जो अस्माक था वो कहां पर है? गोदावरी रिवर के ऊपर था और यहां पर मैंने ब्यूटीफुली इसको समझाया हुआ है। सो वो वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा इन्होंने क्या बोला? जो अयोध्या है, अयोध्या कौन से जो कोसला है, कोसला कौन से नदी पे है? उन लोग ने बोला सरयू नदी। और कोसला के अंदर एक सिटी था दैट वाज द अयोध्या। अयोध्या किसके ऊपर है? सरयू नदी के ऊपर है। सो जो अस्माक और ये वाला एस्पेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी राइट। तीसरा इन लोगों ने बोला अवंती। अवंती जो था इट वाज, ये बोल रहे हैं महानदी रिवर, लेकिन अवंती जो है, अवंती कौन से लोकेशन में है? अवंती इज नियरली ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले एरिया के अंदर है, यहां पे नियर दी जयपुर एरिया। ठीक है, सो
वेयर एज जो महानदी रिवर है वो छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर इमर्ज होके आता है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। सो इसका सीधा सीधा एनसीईआरटी का मैपिंग, और ये मैंने टेलीग्राम के अंदर अपलोड किया है साथियों, ठीक है, दिस वाज देयर इन माय टेलीग्राम चैनल। सो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज अस्माक एंड कोसला, दे आर दी राइट, वेयर एज कंबोज एंड अवंती दे आर नॉट राइट। तीसरा जो है अराघट्टा, ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछा, दैट इज मैंने आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस देखेंगे तो उसके अंदर मैंने सीधा सीधा बताया हुआ है कि जो मेरे प्रीवियस ईयर डिस्कशंस हैं उसमें कुल्य वापा और घंटी यंत्र वाला एस्पेक्ट है उसको इन्होंने पूछा था, और उसी के जस्ट आगे अब इन लोग ने क्या पूछा, इरिगेशन डिवाइस अराघट्टा। अब अराघट्टा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आप यहाँ, ये भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ था, अराघट्टा यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है। देखिए इसके पहले यूपीएससी ने क्या पूछा, कुल्य वापा एंड द्रोण वापा पे पूछ लिया, और जस्ट उसके एक स्टेटमेंट के बाद अराघट्टा पूछ लिया, जो कि एक इरिगेशन डिवाइस था, जिसमें मैं एक्सप्लेन भी मैं मेरे वीडियोस के अंदर करता हूं कि इट इज अ पर्टिकुलर पर्शियन व्हील डिवाइस जिसको पानी निकालने के लिए जनरली किया जाता था। सो दिस, अब इसको एलिमिनेट भी किया जाता है, इट वॉज अ वाटर बैग मेड अप ऑफ लेदर, नहीं वाटर बैग मेड अप ऑफ लेदर नहीं था, इट वॉज बेसिकली व्हील है, इट इज अ व्हील, ठीक है, इट इज अ व्हील। मैंने ये सीधा सीधा मैंने समझाया भी हुआ है कि इट इज अ व्हील, बस ये सब बाकी का छोड़ दो, बस ये यहां पर व्हील से ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, दिस वाज योर एलिमिनेशन पॉइंट। सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी बी, ठीक है। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं, सो वंस अगेन जो मैंने मेरा दिया हुआ है कंटेंट टेलीग्राम पे, उसके ऊपर था ये कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ मटाविलासा, विचित्रा एंड गुणभारा। सो यहां पर हम यहाँ पे जनरली क्या देखते हैं कि जो महेंद्र वर्मन है इनके बारे में भी मैंने यही चीज लिखा था, यहाँ पे इन्होंने एक प्ले को ऑथर किया था, दैट वाज नोन एज द मटाविलासा प्रहासना। इसी से ही आप कहीं ना कहीं ये चीज समझ सकते हैं, मटाविलासा जो है इट वाज एसोसिएटेड विथ हिम, ठीक है। सिम्हा विष्णु सिम्हा वर्मन दे आर नॉट देयर, बट मेजरली ये दोनों के ऊपर जनरली एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हुए थे। नरसिम्हा वर्मन ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ वातापी कोंडी, जब इन्होंने बदामीज ऑफ चालुक्य पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था तब इन्होंने वातापी कोंडी का टाइटल लिया था। सो ही डिड नॉट टेक द मटाविलासा, एंड यहां पर मैंने सीधा सीधा लिखा है, ठीक है, तो इससे आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते थे। ऑलराइट, सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट। फाउंडेशन के कंटेंट में तो मैं जनरली करवाता ही हूं, बट ये जो फास्ट रिवीजन के लिए मैंने जनरली 80 पेज का डॉक्यूमेंट पूरा एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया का अपलोड किया था, तो उससे जनरली इन्होंने पूछा है। इसके अलावा फाहाइन, आप सबको पता है, आप सबने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, तो फास्ट रिवीजन के लिए ये जो फाहाइन है, ठीक है, टोटल 3 चाइनीज ट्रैवलर्स इनिशियली आए थे। फाहाइन वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर जो भारत के अंदर आए, और ये मेरे फाउंडेशन के अंदर मैंने बताया भी हुआ है दैट द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर फाहाइन ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकंड, ठीक है, और कहां कहां पर वो गए एंड ऑल दैट चीजें वो भी मैंने बताया। तो समुद्रगुप्ता नहीं है, कुमारगुप्ता नहीं है, स्कंदगुप्ता नहीं है, इट वाज चंद्रगुप्ता सेकंड। सो द आंसर टू दिस इज चंद्रगुप्ता सेकंड। और साथियों ये देखिए, हर एक में मैं आपको सोर्स दिखा रहा हूं कि कहां से पूछा है एंड ऑल दैट कंटेंट। 2000 पेज का कंटेंट जो है ये सिर्फ 400 पन्नों के कंटेंट के अंदर से यूपीएससी ने पूछा है 13 सवाल, 15 सवाल टोटल पूछे हैं, बट 2 सवाल मैं नहीं गिन रहा हूं क्योंकि वो इस कंटेंट के अंदर नहीं था। दैट वाज अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शनल में जनरली मैं वो करवाता हूं। सो यहां पे अगला जो है, हु लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट श्रीविजया, जो कि मलय पेनिनसुला का व्यक्ति था। अब यहां पर देखिए राजेंद्र वन के बारे में जब हम देखें, ही इन्वेडेड द श्रीविजया इन मलय पेनिनसुला। राजा ने शैलेंद्र रूलर जो कि उनके पहले उस एरिया के अंदर थे उसके ऊपर किया था, बट हियर ही इज गोइंग टू इन्वेड द श्रीविजया, सीधा सीधा लिखा है। सो हियर देयर इज द राजेंद्र वन। सो आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी राजेंद्र वन। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसके अंदर तकलीफ हुई रहेगी, वंस अगेन ये मेरे टेलीग्राम के कंटेंट के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, दे सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्तास दे वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल या एट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड किया था। यहां पर आप देखेंगे प्रदेशिका है, दे आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। प्रदेशिका के बाद राजुकाज हैं, दे आर द लैंड ऑफिसर्स। ये मैंने सीधा सीधा आपको लिखा था। तो अगर आपको प्रदेशिका बस यहां से ही पता रहेगा तो व्हाट कैन यू डू इज दैट इट इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज समथिंग दैट वाज देयर, ठीक है, सीधा सीधा कंटेंट है साथियों। ऑलराइट, अब जनरली इसके अंदर एक्सप्लेनेशन होता है, बट
फॉर योर फास्ट रिविजन, ये हिस्ट्री इन टर्मिनोलॉजीज का सीरीज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप पे, वहां पर भी आप इसको देख सकते हो। और अगले साल के प्रीलिम्स के लिए भी ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं एक नया और एनरिच डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालूंगा। द फेमस डांसिंग गर्ल कहाँ किस चीज से बनी हुई थी, जो मोहनजोदारो में पाई गई, एंड ये इट वाज वेरी मच इजी, दैट इज इट इज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये यहाँ पे कंटेंट आपको सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन राजा राम मोहन रॉय, एनालिटिकल लेवल का सवाल है, जिसके बारे में मैंने सीधा स्पष्ट भाषा में यहाँ पे मेरे फाउंडेशन के कंटेंट में दिया हुआ था कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। So he possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने जब इनके इसी वेदांता इनके इसी पर्टिकुलर एजुकेशनल सिस्टम के बारे में मैं हमेशा यही चीज बताता हूं दैट he wanted the education system to be a mixture of Indian plus the Western. So he had very great respect for the philosophical systems of the East. क्योंकि अगर नहीं होता तो वो ये सब चीजें पढ़ते नहीं। दूसरा ये है कि he desired his countrymen to accept rational and scientific approach to human dignity and social equality. ये देखिए, he wanted his countrymen to accept rational and scientific approach to principal human dignity and social equality. सीधा सीधा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे। So this is what जनरली यूपीएससी को ये चीजें एक्यूरेटली पता है कि यार ये चीज आएगी। ऑलराइट, सो सीधा कंटेंट आप देख सकते हो। सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी बी। हाँ, सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर इन लोगों ने 2 सवाल पूछ लिए और दोनों सवाल यहां पर मैंने मेरे फाउंडेशन के कंटेंट में डाला हुआ है। दैट इज consider the following subjects with regard to non-cooperation movement: boycott of law courts and foreign cloth, observance of strict non-violence, retention of titles and honors without using them in public, and establishment of panchayats for settling of disputes. So यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे so boycott of law courts and foreign cloth. So यहाँ पर I have given the basic understanding कि क्या क्या आपको करना है। मतलब अगर आप ये चीज पढ़ोगे ना तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी जो है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके अंदर क्या चीजों के ऊपर बातें करी जा रही थी। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉन कोऑपरेशन मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ वाले चीजों के ऊपर ये फोकस कर रहे थे जनरली। सो जब ये खिलाफ वाले चीजों के ऊपर फोकस कर रहे तो एस्टैब्लिशमेंट फॉर पंचायत फॉर सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट, सो दिस वाज समथिंग दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट। देन रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ठीक है, सो ये भी चीज है यहां पर अगर आप देखेंगे। ओके, सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, ओके, सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, और यहाँ पे क्या है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटेंशन है बट वहां पर क्या है, सरेंडर है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इट गोज रॉन्ग। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ, नॉन कोऑपरेशन के अंदर यही था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे कंटेंट के अंदर मैंने वही चीज लिखा है कि बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स, ठीक है, बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ। सो दिस इज गोइंग टू बी राइट। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि गांधी ने चौरी चौरा के बाद ये चीज को हटा दिया था, बंद कर दिया था। ऑलराइट, ऑन February 13th ही, February 5th को चौरी चौरा हो रहा, February 13th को इन्होंने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसका सेशन बुला के उसको रद्द कर दिया था। सो दिस इज ऑल्सो राइट। Okay, and establishment of panchayat, but this statement it goes wrong. So the answer to this is only 3. So once again content सामने है और यहाँ पर आपको वो चीज दिख रहा है। अगला जो रहेगा, consider the following statements. Once again a question for non-cooperation movement. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि non-cooperation movement. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो year December 1920, ठीक है, an important change was made in the Congress creed. Now the Congress decided to have attainment of Swaraj through peaceful and legitimate means. Same statement copy है, same का same statement यहाँ पे copy हो रहा है। So this is one another, सीधा का सीधा content में से सीधा यूपीएससी ने यहाँ उठा लिया है। And it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within the year. ये explanation का part होता है,
ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, दस कमिटिंग इटसेल्फ टू अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, सिविल डिसोबीडियंस को ये प्रमोट कर रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट दोनों भी चीजों को एंडोर्स कर रहा है। सो द आंसर वंस अगेन हियर इट इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट इट इज जनरली करेक्ट। सो दिस इज देयर, एंड यहां पे फिर मॉडर्न की चीजें शुरू होती है। वंस अगेन देखिए चौरी चौरा का इंसिडेंट, 3 सवाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, 3 सवाल, ठीक है, चौरी चौरा का इंसिडेंट। यहां पर सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। अब गांधी ये स्टेटमेंट कब बोल रहे हैं, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन? ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, नहीं, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे ये सबसे पहले यहां पर आए थे, ठीक है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर। देन अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन, इस टाइम पे वो सेडिशन का स्टेटमेंट क्यों ही देंगे, क्योंकि तब तो ये वहां पे जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट थे उसको डिस्कस करने गए थे ना, तो व्हाई विल ही गिव दैट? तो ऑटोमेटिकली ये भी कट होता है। लॉजिकल है ना कि वो वहां जा रहे हैं तो ये देंगे ही क्यों, ही इज गॉन फॉर अ कॉम्प्रोमाइज देयर, but Britishers are not accepting to him, so obviously he's not going to talk about sedition. The launch of Quit India movement, भाई इस टाइम पे सेडिशन की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम फ्रीडम, आजादी चाहिए हमें। So sedition has become my religion, this Gandhi is going to say during the time period of salt law, क्योंकि यहाँ पर civil disobedience movement जो है वो extra constitutional है, and the Britishers had included everything that is extra constitutional in the sedition. So once again ये logical level वाला सवाल था, so the answer to that was B, ठीक है। यहाँ पर then the next one is subsequent to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for eradication from all its spheres, decided to include the upliftment of the Harijans in his political and social program? Gandhi-Irwin Pact, arrest of Congress leadership during the Quit India movement, promulgation of Government of India Act. यहां पे भी लॉजिक से आप इसको कर सकते थे भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गांधी जी का कुछ बोलना ही नहीं था, वो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर बना था, तो गांधी ने इसके अंदर कुछ बोला ही नहीं था, तो ये गलत हो जाता है। अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप, जब भाई जब अरेस्ट हो ही गया है तो कैसे गांधी जो हरिजन है उनको पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम के अंदर अपलिफ्ट करवाने के लिए काम करेंगे? अरेस्ट हो चुके हैं ना, जेल में है ना, तो कैसे ही करेंगे? सो वंस अगेन इसको आप कैंसिल कर सकते हो। द गांधी इरविन अग्रीमेंट, दैट इज द दिल्ली पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए हुआ। तो गांधी यहां पर अपने लेवल पे क्या चीज करवाना चाह रहे हैं, कैसे वो इस चीज को, दैट इज हरिजन को, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूसिव करवाएंगे? वो नहीं हो सकता था। पूना पैक्ट जो था वो यहां पर इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू कम आफ्टर, जब हरिजन्स को, जब दलित्स को यहां पे दे डिसाइडेड टू इंक्लूड देम इन द सेपरेट इलेक्टोरेट, तब गांधी हैड गॉन ऑन अ फास्ट, एंड तब अंबेडकर के साथ जो इनका अग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर इन्होंने जो रिजर्वेशंस देने का प्रयास करवाया, रिजर्वेशन जो दिलवाया अनटचेबल्स और दलित्स को, दैट वाज द इंक्लूसिव मैकेनिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी ए, और ये सिंपल है यार, ये आप एलिमिनेट कर सकते थे ये तीनों, बिकॉज गांधी का इसमें रोल प्ले इतना था ही नहीं, ठीक है। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अ फैक्चुअल लेवल क्वेश्चन जो कि सीधा सीधा कंटेंट के अंदर रहता है, और इसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि द आंसर यू नो इट इज गोइंग टू बी द पेरियार ईवी स्वामी नाइकियार, ठीक है। सो दिस इज यहां पर ये टोटल 15 सवाल हैं साथियों जो हमने यहां पे देखे, एंड इसमें से सीधा सीधा मैंने आपको कितने दिखाए, 15 सवाल में से 12 सवाल के कंटेंट जो है ना मैंने यहां पर आपको दिखा दिए। 12 सवाल कंटेंट में से सीधे के सीधे पूछे गए, उसमें से 2 सवाल सीधे स्टेटमेंट वाइज सहित कॉपी किए गए हैं। सो दैट वाज द वन मेजर अंडरस्टैंडिंग जो हमें देखना है कि कैसे हम यूपीएससी को लिमिटेड कंटेंट में एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व करें, एंड वही हमारा उद्देश्य है कि एक्यूरेसी इज द की, एंड यहां पर लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज वंस अगेन द की। सो इसी के साथ साथियों आई विल रेस्ट, I'll take a leave now, and आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है, so do like, share and subscribe, and साथियों मेंस की तैयारी जरूर शुरू कर देना, क्योंकि एक दिन का रेस्ट लेके मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।